नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वो भौतिक विज्ञान की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था कि समय विस्थापन ग्राफ क्या होता है, समय वेग ग्राफ क्या होता है, समय त्वरण ग्राफ क्या होता है। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है गति के समीकरण। गति के समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। आपको गति के तीनों समीकरण याद होने चाहिए, अलग अलग कंडीशन में याद होने चाहिए। अगर आपको गति के समीकरण याद हैं तो आप बहुत ही आराम से सरल रेखा वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए, वो भी क्लास से जुड़ जाएँ। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, और आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, है ना। सबसे पहले हमें बात करनी है आज की क्लास में गति के समीकरणों के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगा देते हैं गति के समीकरण। ठीक है ना, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के समीकरण 3 होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि गति के समीकरण निकलते कैसे हैं इस पे हमें नहीं जाना है। गति के समीकरणों को हम लोग दो तरह से निकालते हैं, एक तो ग्राफ मेथड से और दूसरा कैलकुलेशन यानी कलन मेथड से, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। ठीक है, तो हमें डेरिवेशन पर नहीं जाना है, हमें सीधा गति के तीनों समीकरणों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक मतलब शुरुआत वाला वेग, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a हो तथा वस्तु t समय में, यानी t सेकंड या t समय जो भी बोलें आप, t समय में यस दूरी तय करता है, तब यहाँ पर आपको गति के 3 समीकरण ध्यान में रखने हैं। कंडीशन मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई कार हो सकता है, कोई बस हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, साइकिल हो सकती है, जो भी आपको सोचना है सोच लो। उसका जो प्रारंभिक वेग है u है, मतलब प्रारंभिक वेग का मतलब है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तब हमारा वेग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग जो है, चलते चलते हमारा वेग जो होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मतलब फिक्स होने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में हमने अपनी वस्तु को गतिमान कर दिया, उसके बाद वाला जो वेग आता है वो अंतिम वेग होता है और ये आखिरी तक चलता है। ठीक है, वेग आएगा तो त्वरण बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो अगर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, त्वरण a है और वस्तु क्या करता है, t समय, t सेकंड, t मिनट, t घंटा चलने के बाद यश दूरी तय करता है, तब 3 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका अंतिम वेग जो होता है v, वो होता है प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय, यानी कि v = u + at होता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम समीकरण,
क्या बोलते हैं भैया, प्रथम समीकरण बोलते हैं। ये गति का पहला समीकरण है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है, इसको हम लोग द्वितीय समीकरण बोलते हैं। ये गति का दूसरा का समीकरण है, ठीक है ना। तीसरा का समीकरण जो आपका आता है वो आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये होता है आपका तृतीय समीकरण। मैं फिर कह रहा हूँ, डेरिवेशन पे नहीं जाना है आपको, कैसे आया ये मैटर नहीं करता, क्या है ये मैटर करता है। तो 3 समीकरण आपके सामने मैंने लिख दिया है, यही तीनों गति के समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यहाँ प्लस का मतलब है कि जो आपका त्वरण है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब गतिमान है वस्तु। ऐसा होता है, देखो वस्तु गतिमान दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि आपने चलाना शुरू किया वस्तु को, धीरे धीरे आप एक्सीलरेटर को बढ़ाते जा रहे हैं तो वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वस्तु की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब लगातार बढ़ती जाती है तो हम बोलते हैं कि वस्तु जो है वो त्वरित है ना। लेकिन क्या होता है कि आगे खड्डा आ गया या आपको रुकना है, भीड़ आ गई, तो आप एक्सीलरेटर को छोड़ते हो, हल्का हल्का क्या करते हो, ब्रेक लगाना शुरू करते हो। तो जब आप गाड़ी को रोकने जाते हो तो आपका जो त्वरण होता है ना वो मंदन में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर जब वस्तु क्या होगी, रुकना चाहेगी, जब रुकने के लिए तैयार हो जाएगी तो उस वक्त आपका त्वरण जो होता है वो घटने लगता है, वेग जो है घटने लगता है। तो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि किस कंडीशन में यहाँ पर माइनस होता है और किस कंडीशन में प्लस होता है। हालांकि यहाँ पर प्लस ही लेते हैं हम, अंडर कंडीशन हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो गति के तीनों समीकरण भैया इनको आप ध्यान में रखेंगे। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, क्वेश्चन में समय दे देता है, त्वरण दे देता है, वेग दे देता है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, हमें अंतिम वेग मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपसे कहता है दूरी निकालो, तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण हैं, एक तो दूसरा वाला है, एक तीसरा वाला। यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। अब कंडीशन क्या है उसके अनुसार चलेंगे। अगर क्वेश्चन में समय दिया गया, त्वरण दिया गया है तो हम इस वाले को लगाएंगे, और अगर केवल त्वरण दिया गया है, वेग दिया गया है तो इस वाले को लगाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो पहले बात तो आप इन तीनों समीकरणों को नोट कर लीजिए, नोट करेंगे बाद में, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गति के समीकरण तो मैंने आपको बता दिया, ये गति के 3 समीकरण होते भैया, इनको आप ध्यान में रखिएगा, है ना, गलती ना होने पावे आपसे। बार बार इनको लिखिए, बार बार इनका प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। और वैसे भी आपको गति के तीनों समीकरण याद होंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, गति का समीकरण तो हमने लिख लिया, इसी में एक कंडीशन आती है गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन गति अंग्रेजी होती है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाधीन का मतलब होता है गुरुत्व के अधीन गति। अब गुरुत्व, जहां भी शब्द गुरुत्व आएगा ना वहां तुरंत आप पृथ्वी की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर पृथ्वी के अंतर्गत कोई गति हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, गुरुत्वाधीन गति बोलेंगे। और इसमें 2 कंडीशन होती है, ठीक है। अब पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम जब किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो वापस लौट आती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि भैया पृथ्वी हर एक चीज़ को क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो अब कंडीशन ये है कि वस्तु क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे से ऊपर जाती है हम क्या देखते हैं कि वस्तु का जो वेग है वो धीरे धीरे घटने लगता है। क्यों घट रहा है, क्योंकि पृथ्वी खींच रही है नीचे से।
कोई भी चीज़ अगर नीचे से खींच रही है तो कितना ऊपर जा पाएगी भाई। एक चीज़ ऊपर जा रही है और ये क्या कर रही है, नीचे खींच रही है, तो धीरे धीरे क्या करेगी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसका वेग क्या होगा, घटने लगेगा, और घटते घटते इसका अंतिम वेग जो है वो शून्य हो जाता है। तो जाके वस्तु क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट पर रुक जाती है और फिर वहाँ से क्या होती है, वापस लौट आती है। बात समझे ना। तो वस्तु को हम नीचे से ऊपर अगर फेंक रहे हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तब क्या कंडीशन होगी। अगर वस्तु को हम ऊपर से छोड़ रहे हो तो नीचे आ जाएगी आराम से, क्योंकि हम फेंक भी रहे हैं नीचे, छोड़ भी रहे हैं नीचे, और पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी ओर खींच भी रही है, तो वस्तु बहुत जल्दी से नीचे आ जाती है। ठीक है, मतलब यह है कहानी कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तब जो आपका यस है ना, यस ये बदल जाता है एच में, क्योंकि अब दूरी ऊंचाई में बदल जाएगी। जब ऐसे चल रहे थे तो दूरी था, जब ऐसे चलेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से हम क्या करेंगे, पृथ्वी से अब हम दूरी नापेंगे ऊपर की ओर, तो उसको दूरी ना बोल के हम ऊंचाई बोलेंगे। तो यस को हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ठीक है, और त्वरण जो है वो अब बन जाएगा जी। जी मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तब उस वस्तु के त्वरण को हम नॉर्मली त्वरण कहते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु पृथ्वी के अंतर्गत गति करती है तब उसका त्वरण जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी आपका त्वरण जो होगा वो जी बन जाएगा। तब इस दशा में समीकरण क्या होंगे, तब इस दशा में गति के समीकरण, अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तब ऐसी कंडीशन में गति के समीकरण क्या होंगे। पहला समीकरण देखो, v इक्वल टू यू प्लस क्या हो जाएगा भैया, जी टी हो जाएगा। क्या करना है, ए की जगह पर जी रख देना है। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा समीकरण हो जाएगा एच इक्वल टू, क्योंकि एच को हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, तो हो जाएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। हम एच को एच लिखेंगे, ए को जी लिखेंगे। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा भैया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में टू जी एच, ए को जी लिखेंगे, एस को एच लिखेंगे। अगर कोई भी वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही है, इसका मतलब या तो नीचे से ऊपर जा रही होगी या तो ऊपर से नीचे आ रही होगी। पहला कंडीशन मैंने लिख दिया कि वस्तु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अगर ऊपर से नीचे आएगी तो एस को हम एच लिखेंगे, और जो आपका त्वरण होगा उसको हम जी लिखेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है ना तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, और जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो जब ऊपर से नीचे आएगी तो जी जो होगा वो प्लस होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगी तो जी जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्लस वाली कंडीशन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग निगेटिव वाला भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला कंडीशन देखिए, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो तब यस तो आपका यच रहेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो दूरी जो है ऊंचाई में बदलेगी, लेकिन जो त्वरण होगा वो माइनस जी हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब नीचे से कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है घटने लगता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर खींच रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, वस्तु को खींचेगा। जब वस्तु को खींचेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो घटना शुरू हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस दशा में जो आपका समीकरण होंगे ना उनमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस यहाँ माइनस लगता जाएगा, क्योंकि जी अब आपका निगेटिव हो गया। यहाँ भी जी है निगेटिव, यहाँ भी जी है ये निगेटिव। तो ये आपके तीन समीकरण फिर से तैयार हो गए। जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तब ये सब प्लस होंगे, और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो ये सब नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ समझना होगा, इस चीज़ को पकड़ना होगा कि वस्तु क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। हम क्वेश्चन में इस चीज़ को समझेंगे, उसी के अनुसार हम अपना क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये था गुरुत्वाधीन गति, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।
बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए जहाँ भी गुरुत्वाधीन की बात की जाएगी वहाँ पृथ्वी शामिल हो जाएगी, और जब पृथ्वी आएगी तो जाहिर सी बात है जी आएगा, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। जहाँ भी पृथ्वी की बात होगी वहाँ पर स्मॉल जी की बात हम करेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाता हूँ। एक होता है मुक्त पतन। क्या होता है भैया? मुक्त पतन। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग, ये क्या होता है भैया? फ्री फॉलिंग क्या होता है? मुक्त पतन। देखो, एक तो होता है कि किसी भी चीज़ को फेंकना, और एक होता है छोड़ना। तो जब छोड़ेंगे तब उसको बोलते हैं मुक्त पतन। पतन का मतलब क्या होता है? गिरना। बहुत लोग आम भाषा में कहते हैं कि अरे बहुत 30 मार खा बनते थे, है ना, अब धीरे धीरे उनका पतन हो रहा है क्योंकि बच्चे नालायक निकल गए, है ना। तो पतन का मतलब क्या होता है? विनाश होना, सर्वनाश होना, गिरना, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप छत पे खड़े हैं और नीचे आपका मित्र है, ठीक है। बहुत बार ऐसा लोग करते भी हैं कि ना, मित्र बैठा हो और क्या करते हैं? कंकड़ उठाते हैं और मारते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं। तो आपका मित्र छत के नीचे खड़ा है, आप छत पे खड़े हो, ठीक है। आप क्या करो? एक इतना बड़ा पत्थर उठाओ। दो कंडीशन है। एक क्या करो? वो जहाँ खड़ा है बिल्कुल सीध में जाओ और पत्थर को ऐसे छोड़ दो। अभी आप पत्थर को ऐसे छोड़ रहे हो, ठीक है। पत्थर जाके उस इंसान को लगेगा, आपके मित्र को लगेगा, चोट तो लगेगी उसको। दूसरा कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप पत्थर ले लो और देखो मित्र आपका कहाँ पे खड़ा हो, खींच के मारो ऐसे। तो एक तो आपने ऐसे छोड़ा था तो हो सकता है कि उसके सिर पे गिरे, है ना, हो सकता है थोड़ा सा गुम्बा उम्बा निकल जाए, है ना। लेकिन जब आप खींच के मारोगे तो सिर उसका फट सकता है। रीजन दो है, एक आपने छोड़ा, एक आपने मारा। जब हम मारेंगे तो मारते समय हम वस्तु को शुरू में वेग दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को गतिमान कर रहे हैं। लेकिन जब हम वस्तु को छोड़ेंगे, पत्थर को छोड़ेंगे, तो हमने प्रारंभिक वेग नहीं दिया है। वस्तु को हमने नहीं कहा है कि तुम गतिमान हो जाओ। कौन गतिमान कर रहा है? पृथ्वी कर रही है। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर छोड़ते हैं तो क्या होता है? आके नीचे गिर जाता है। भाई हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन स्कूल से निकल के आए थे, है ना, कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन स्कूल से निकल के आए थे, पेड़ के नीचे बैठे, एप्पल गिरा, उनके सिर पे आके गिरा। उन्होंने देखा कि भाई ऊपर से नीचे आ रही है, और उन्होंने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। अच्छा, हम और आप होते उस सिचुएशन में तो क्या करते हैं? पेड़ के नीचे बैठे हैं, सेब वाले पेड़ के नीचे बैठे हैं। सबसे पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात होगी कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। दूसरी बात, सेब गिरेगा तो यार कौन जाएगा दिमाग लगाने कि सेब काहे गिरा, क्यों गिरा, काहे नाते गिरा, है ना। उठाओ और खाना शुरू कर दो। लेकिन न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या देखा कि सेब ऊपर से नीचे क्यों आया, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और एक नियम लाके हम लोगों के सामने रख दिया, जो हर जगह पे लागू होती है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। तो जब पत्थर को हम छोड़ेंगे तो पत्थर अपने आप नीचे जाएगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? उसको अपनी ओर खींच रही है। जब हम फेंकेंगे तब भी वो नीचे आएगा। जब हम फेंक रहे हैं तो थोड़ी सी हम पृथ्वी की मदद कर रहे हैं। पृथ्वी तो खींच ही रही थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने थोड़ी सी मदद कर दी। जैसे कहीं कहीं पर क्या हो कि बहुत कलई होती है ना, अभी धान की रोपाई चल रही हो, ठीक है, उसमें लेवा कराने जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर जाइए आप खेत में, और ट्रैक्टर फंस जाए तो क्या होता है? पहले तो लोग धक्का लगाते हैं कि ट्रैक्टर निकल जाए। तो एक तो ट्रैक्टर का बल, ऊपर से आपने बल लगाया, थोड़ा सहारा मिल गया। दूसरी कंडीशन, जब आपसे ढकेल के नहीं निकलता है तो दूसरा ट्रैक्टर लाते हैं और उसे बांध के, है ना, टोचन करके खींचते हैं। तो एक तो जो ट्रैक्टर फंसा हुआ है वो बल लगा रहा है, और एक तो जो खींचने आया वो बल लगा रहा है, तो थोड़ा सहारा हो जाता है तो ट्रैक्टर निकल जाता है। सेम कंडीशन वही है कि एक तो आपने बल लगाया, एक तो आपने वेग दे दिया वस्तु को, और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा पृथ्वी भी तो खींच रही है, तो आपकी मदद हो जाएगी और जल्दी से पत्थर नीचे पहुंचेगा और आपके मित्र के सिर पर गिर पड़ेगा और उसका सिर फट जाएगा। तो कंडीशन मैंने आपको समझा दिया, एक मारना, एक छोड़ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पत्थर को छोड़ रहे हैं। तो जब पत्थर को छोड़ोगे तो इस दौरान आप वस्तु को, पत्थर को वेग नहीं दे रहे हो, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है। तो बोलेंगे इस दशा में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने शुरू में वस्तु को गतिमान नहीं किया है, सब कुछ छोड़ दिया है पृथ्वी के भरोसे, है ना।
गतिमान करे चाहे विराम करे, प्रारंभिक वेग शून्य होता है। अर्थात बोल देंगे भैया u बराबर क्या 0। तब अगर ऐसा हुआ तब गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस जी टी। ध्यान दीजिएगा इस बात का, हम पत्थर को ऊपर से छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं। तो जब आप ऊपर से छोड़ोगे तो जो दूरी होगी वो दूरी नहीं ऊंचाई होगी, जो त्वरण होगा वो ये नहीं होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग शून्य है, इसका मतलब यहाँ शून्य हो गया। जब यहाँ शून्य हो गया तो केवल क्या बचेगा, जी टी बचेगा। इसका मतलब आएगा v इक्वल टू क्या, जी टी। ये पहला समीकरण बनेगा कब, जब वस्तु का मुक्त पतन हो रहा हो, फ्री फॉलिंग हो रही हो। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर तो ऐसे होता है ut, लेकिन u का मान 0 रखोगे तो पूरा 0 हो गया, बचेगा आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर। ये बन गया दूसरा समीकरण। और तीसरे की जब आप बात करोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू का मान तो 0 है तो बचेगा 2gh। ठीक है, तो ये 3 समीकरण बन जाएंगे आपके जब वस्तु का मुक्त पतन होगा, यानी वस्तु को जब छोड़ा जाएगा। जब वस्तु को हम छोड़ते हैं तो वस्तु को शुरू में कोई वेग नहीं देते हैं, शुरू में वस्तु पर कोई बल नहीं लगाते हैं, जो भी काम करता है वो पृथ्वी करता है। इसीलिए वस्तु ऊपर से नीचे आ जाता है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन हमने शुरू में कोई भी बल नहीं लगाया, कोई भी हमने वेग नहीं दिया। अगर शुरू में हमने कोई वेग नहीं दिया है तो गति के समीकरण कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गति के 3 समीकरण होते हैं, मैंने आपको बताया। गुरुत्वाधीन गति क्या होती है, जब पृथ्वी के अंतर्गत कोई वस्तु गति करती है तो उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाधीन गति। और गुरुत्वाधीन गति में 2 कंडीशन होती हैं, एक तो नीचे से ऊपर जाना और एक ऊपर से नीचे आना। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तब उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है। क्यों घट रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। जब पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है तो वस्तु का धीरे धीरे क्या होता है, वेग घटने लगता है। ठीक है, वेग घटेगा तो त्वरण घटेगा, वहाँ पर मंदन होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान नेगेटिव हो जाता है। तो सारे समीकरण जो तीनों आपके बनेंगे उसमें बीच में नेगेटिव आता है। लेकिन जब वही वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तो आपके जो समीकरण तीनों बनते हैं उसमें जी का मान पॉजिटिव होता है तो बीच में प्लस आता है। फिर मैंने आपको बताया मुक्त पतन क्या होता है, जब किसी वस्तु को स्वतंत्र पूर्वक छोड़ा जाता है नीचे की ओर तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग उसका शून्य हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में आपके गति के समीकरण कुछ इस तरह से बनते हैं, मतलब इसमें प्रारंभिक वेग बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा, क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप बता सकते हैं, उस टॉपिक की क्लास पहले ही आपको मिल जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ आपको नई नई क्लासेस की वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।